बच्चों, कल हम बात कर रहे थे इम्यूनिटी की, और इम्यूनिटी की बात करते हुए मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे शरीर की पैथोजन्स के प्रति बचाव की जो सामर्थ्य होती है उसे ही हम इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा कहते हैं। साथ ही साथ मैंने तुम्हें बताया कि ये जो इम्यूनिटी होती है ये इनेट टाइप और एक्वायर्ड टाइप की इम्यूनिटी हो सकती है। जो इनेट टाइप की है इसे हम जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। हिंदी में इसके लिए एक नाम और जो है यूज होता है जिसको कहते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा। स्वाभाविक रूप से ये हमारे शरीर में क्या है, मौजूद है, इसलिए इसे स्वाभाविक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या उपार्जित प्रतिरक्षा है, यह प्रतिरक्षा जो है यह ग्रहित होती है, बाद में उत्पन्न होती है, तो इसे ग्रहित प्रतिरक्षा या उपार्जित प्रतिरक्षा या अर्जित प्रतिरक्षा भी कहते हैं। कल हमने जो इनेट या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी थी उसकी बात कर ली थी। आज हम जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? देखो, व्यक्ति के जीवन काल में तुम लोग जानते हो कई प्रकार के जो रोगाणु होते हैं वे रोगाणु उसके शरीर पर आक्रमण करते हैं, और जब ये शरीर पर आक्रमण करते हैं तो उसके प्रति जो होती है हमारे जो जन्मजात या स्वाभाविक प्रतिरक्षा है उससे रक्षा करने का या उससे बचाव करने का कार्य करती है। अब जब स्वाभाविक प्रतिरक्षा किसी प्रकार से इस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाती है तो ग्रहित प्रतिरक्षा इस कार्य को करती है, और वह ये जो बाहर से आए हुए पदार्थ हैं जिनको हम एंटीजेंस कहते हैं, इन एंटीजेंस के विरुद्ध एंटीबॉडी और साथ ही साथ सेल के माध्यम से प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से तुम लोग जान गए होंगे कि चूंकि यह कब उत्पन्न हो रही है, जबकि स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में तो नहीं है, लेकिन जब कोई एंटीजन हमारे शरीर में क्या हो रहा है, प्रविष्ट हो रहा है, तो यह अर्जित की जाती है हमारी बॉडी या शरीर के द्वारा, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक जो क्या है, जो एंटीजन है उसके प्रति यह क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसलिए इसे एक और नाम से जानते हैं, विशिष्ट प्रतिरक्षा या स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी इसको कहा जाता है। अब इस इम्यूनिटी में, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या है, स्पेसिफिक एंटीजन के लिए क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, अतः स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहलाती है। आइए अब हम पढ़ेंगे जो कंपोनेंट्स हैं इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। Components of acquired immunity. Components यानी कि घटक जिसके द्वारा ये क्या हो रखा हो, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का निर्माण हो रखा हो, तो इसमें जो घटक होते हैं वह दो प्रकार के घटक होते हैं। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं ह्यूमरल। पहला जो घटक है वो है ह्यूमरल।
ह्यूमर। और दूसरा जो इसका घटक होता है वह होता है सेल मीडिएटेड। ये ह्यूमरल प्रकार का जो क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, या पूरा इसे लिख देंगे ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम और दूसरा प्रकार जो था सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम। यह ह्यूमरल मीडिएट इम्यून सिस्टम जो है इसको हम लोग एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इस इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। यह जो है ये ह्यूमरल टाइप इसलिए कहलाता है क्योंकि यह देह द्रव्य या बॉडी फ्लूइड जैसे हमारे लिम्फ है या प्रोटोप्लाज्म है इसमें उपस्थित होता है। और जो बी लिम्फोसाइट होता है उस बी लिम्फोसाइट के द्वारा इसे प्रोटीन रूप में उत्पन्न किया जाता है। इसमें जो जीन थ्रेड होते हैं वे रीअरेंज होकर के ऐसे जीन बनाते हैं, वो रीअरेंज हो जाएंगे और ऐसे जीन बनाएंगे जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन का निर्माण करेंगे या स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है उन्हें बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज होती है ये बी लिम्फोसाइट के मैच्योर होने पर बने हुए प्लाज्मा जो सेल होते हैं प्लाज्मा सेल से सिंथेसाइज होते हैं। यानी कि जो प्लाज्मा सेल है ह्यूमरल जो मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है इसमें क्या होगा प्लाज्मा सेल, ये प्लाज्मा सेल क्या करेंगे एंटीबॉडीज को बनाएंगे। और ये प्लाज्मा सेल जो है किससे बनेंगे, ये बी लिम्फोसाइट से बनेंगे। आगे बताऊंगा मैं बी लिम्फोसाइट क्या होता है। तो ये बी लिम्फोसाइट जो है मैच्योर होकर के प्लाज्मा सेल का निर्माण करते हैं और इन प्लाज्मा सेल से ही जो एंटीबॉडीज होती है वे संश्लेषित होती है। दूसरी प्रकार की जो दूसरा प्रकार का घटक है इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो कि सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कहलाता है। इसमें जो है सेलुलर इम्यूनिटी जो है इसके द्वारा प्रदान होती है। और इसका जो मुख्य घटक होता है जैसे यहाँ पर बी लिम्फोसाइट थे तो इसका मुख्य घटक जो है वो टी लिम्फोसाइट होता है। इसमें जो टी लिम्फोसाइट होते हैं जो कि एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं ये इसका मुख्य घटक होती है। और ये जो टी लिम्फोसाइट है इनका एक और कार्य होता है यह बी लिम्फोसाइट को भी एक्टिव करने का काम करती है। कौन, ये जो टी लिम्फोसाइट है ये क्या करेंगे इम्यूनिटी तो देंगे ही देंगी और साथ ही साथ बी लिम्फोसाइट को भी एक्टिव करने का काम करेंगी। अब ये जो कोशिका है ये कोशिका की सतह पर एंटीजन पर अनुक्रिया करती है। कौन, ये टी लिम्फोसाइट। कोई एंटीजन अगर क्या हो जाएगा वह अगर क्या हो जाता है हमारी बॉडी में प्रविष्ट हो जाता है तो ये इस एंटीजन की सतह पर चिपक करके क्या करती है अनुक्रिया करती है। और इस अनुक्रिया में एक डिटर्मिनेंट जो प्रोटीन MHC या जिसको हम लोग मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी
शॉर्ट में जिसे हम क्या कह रहे हैं, MHC, यह MHC यानी कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये अनुक्रिया के लिए क्या होगी, बनने वाली प्रोटीन होती है और इसकी उपस्थिति में क्या हो जाती है, इस एंटीजन पे टी लिम्फोसाइट के अटैच होने के और साथ ही साथ अनुक्रिया के जो अनुक्रिया है वह अनुक्रिया प्रारंभ हो जाती है। फिर उसके बाद जो ये टी लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोकाइंस की मदद से, किसकी मदद से, लिम्फोकाइंस, इस लिम्फोकाइंस की मदद से जो ये एंटीजन है, इन एंटीजन का क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। यानी टी लिम्फोसाइट के अनुक्रिया के लिए मदद इसके द्वारा, फिर लिम्फोकाइंस के द्वारा जो है इस एंटीजन का क्या हो जाता है, भक्षण हो जाता है। तो इस प्रकार से यह जो होते हैं ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के घटक होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं इसमें भाग लेती हैं, वो कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं। यानी कि अब जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है सेल्स ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी, सेल्स ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक यानी एक्वायर्ड, स्पेसिफिक इम्यूनिटी यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स कौन कौन से होते हैं। ये दो प्रकार के जो सेल हैं, ये दो प्रकार के सेल इसमें पाए जाते हैं और ये दोनों के दोनों सेल जो होते हैं ये बोन मेरो के, जो बोन मैरो है इसकी जो प्राइमोर्डियल सेल होते हैं, जो कि इसके लिए किसका काम करते हैं, स्टेम सेल का काम करते हैं। उनके द्वारा ये दोनों की दोनों कोशिकाएं निर्मित की जाती हैं और ये जो होते हैं ये होते हैं लिम्फोसाइट्स। ये कोशिकाएं क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं, जो एक प्रकार के WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स होते हैं। और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं। ये लिम्फोसाइट जो है ये दो प्रकार के होंगे। एक जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स और दूसरे प्रकार के जो हैं वे कहलाते हैं बी लिम्फोसाइट्स। मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि ये जो टी लिम्फोसाइट है ये सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम से जुड़े, और ये जो बी लिम्फोसाइट है ये जो है ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी
सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। अब ये जो टी लिम्फोसाइट है, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि इन लिम्फोसाइट का जो निर्माण हो रहा है वो निर्माण कहाँ होगा, बोन मेरो में होगा। तो ठीक इसी प्रकार से जो टी लिम्फोसाइट है, ये टी लिम्फोसाइट भी बोन मेरो में बनते हैं और बोन मेरो में बनने के बाद ये ब्लड सर्कुलेशन के साथ, जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो ब्लड सर्कुलेशन के साथ ये बोन मेरो, जो बोन मेरो में ये बने हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन के साथ जो थाइमस ग्लैंड होती है उस थाइमस ग्लैंड में पहुंच गए। कहाँ पहुंचेंगे, थाइमस ग्लैंड में पहुंच जाते हैं, इसीलिए हम इनको जो नाम देते हैं वो टी लिम्फोसाइट का नाम देते हैं। यहाँ पर ये टी लिम्फोसाइट में बदल जाएंगे और फिर ये मैच्योर होकर के जो सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन्स होते हैं, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, मैच्योर होंगे और मैच्योर होकर के जो सेकेंडरी मैंने तुमको बताया कि जो क्या होंगे, सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन होंगे, लिम्फ यानी लसिका ऑर्गन यहाँ पहुंच। कौन है ये, जैसे स्प्लीन है, प्लीहा जिसके लिए कहते हैं, ये कहाँ पहुंच जाएंगे, स्प्लीन में पहुंच जाएंगे, लिम्फ नोड्यूल्स में पहुंच जाएंगे। ये जो टी लिम्फोसाइट्स साइट है, ये टी लिम्फोसाइट्स वहां पहुंच जाएंगे। और ये जो टी लिम्फोसाइट है ये भी छोटे और बड़े दो प्रकार के होते हैं। जो बड़े प्रकार के होते हैं उनको मैक्रो टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं और जो छोटे प्रकार के होते हैं उन्हें हम माइक्रो टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। इसके अलावा जो है हम इनके चार प्रकार जो है, इन्हें जो है जो टी लिम्फोसाइट्स है इन्हें चार प्रकार में बांट देते हैं। कौन कौन से चार प्रकार ये हो सकते हैं, ये जो चार प्रकार होते हैं इसमें किलर टाइप हो सकते हैं, किलर टी लिम्फोसाइट हो सकता है। इसमें जो है ये अगला जो है सप्रेसर टाइप का जो है टी लिम्फोसाइट हो सकता है। सप्रेसर टाइप का जो टी लिम्फोसाइट यहाँ वो हो सकता है। अगला जो है ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट हो सकता है और ये जो है मेमोरी टी लिम्फोसाइट हो सकता है। देखो जो किलर लिम्फोसाइट्स होते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एंटीजन का भक्षण करते हैं। सप्रेसर टाइप के जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये सप्रेसर टाइप के टी लिम्फोसाइट्स जो एंटीजन होते हैं उन एंटीजन को सप्रेस करने का या उनके दमन का कार्य करते हैं। हेल्पर जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं इनके सक्रिय होने में। इन बी लिम्फोसाइट के जो एक्टिव होने में सहायता करने वाले वे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। अगली प्रकार के जो टी लिम्फोसाइट्स है वो मेमोरी यानी कि जो कि स्मृति और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वे होते हैं, जो कि ये याद रखते हैं कि जब जो सेकेंडरी इसमें क्या है इम्यून सिस्टम जो डेवलप होगा इस समय ये मेमोरी सेल जो है, ये मेमोरी सेल ही याद रखेंगे कि जो पहले जो एंटीजन आया था यह वही एंटीजन है या अन्य एंटीजन है।
तो इस प्रकार से यह द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को जन्म देते हैं। देखो मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं वो क्या टाइप होंगे, या तो प्राइमरी टाइप होंगे, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और दूसरा जो है वो है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। साथ साथ इन्हें भी समझ लो। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वह इम्यून रिस्पॉन्स होता है जबकि एंटीजेंस जो है वो प्रथम बार हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। ये प्राइमरी टाइप का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है इसकी गति थोड़ा धीमी होती है, क्योंकि इसे जो नए जो विदेशी पदार्थ या एंटीजन हमारे शरीर में प्रविष्ट हुए हैं उनको पहचानना भी होता है। और साथ ही साथ कई इनकी ये मैं जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इनके डेवलपमेंट में जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है इसमें समय लगता है, और इसकी जो गति होती है यह गति भी हल्की होती है, और साथ ही यह लंबे समय तक नहीं बने रहते हैं। जबकि जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है यह एक तरह से याददाश्त वाला इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि एंटीजन को याद रखता है, और जब दूसरी बार एंटीजन हमारे शरीर में प्रविष्ट होता है तो जो ये मेमोरी सेल है या मेमोरी टी लिम्फोसाइट है वो इसकी पहचान कर लेता है, और पहचान करने पर अपनी अनुक्रिया देता है। ये तेजी से विकसित होता है, बड़े लंबे समय तक यह बना हुआ रहता है, और क्योंकि यह पहली बार में ही डेवलप हो चुका था इसलिए द्वितीयक टाइप में जो है हम कह सकते हैं कि यह पहले से ही हमारे शरीर में क्या होता है, बना हुआ होता है। अब अगले जो प्रकार के लिम्फोसाइट्स हैं उन लिम्फोसाइट को हम पढ़ेंगे जिनको कि हम लोग बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। देखो ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं इन बी लिम्फोसाइट्स का जो निर्माण होता है यह निर्माण भी बोन मेरो में होता है। जो बोन मेरो है इनका निर्माण भी कहाँ होगा, बोन मेरो में होता है। दोनों ही प्रकार के जो लिम्फोसाइट्स हैं वो कहाँ बन रहे हैं, बोन मेरो में बन रहे हैं। लेकिन टी लिम्फोसाइट्स जो है ब्लड सर्कुलेशन के साथ कहाँ पहुंच गए थे, वह थाइमस ग्लैंड में पहुंच गए थे। लेकिन ये जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं यह मैच्योर भी बोन मेरो में ही होते हैं। लेकिन जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स के केस में ये एक ग्लैंड में चले जाते हैं और ये ग्लैंड कहलाती है बर्सा फैब्रिकस। बर्सा फैब्रिकस जो ग्लैंड है या बर्सा ऑफ फैब्रिकस में ये क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, इसलिए इनको जो है हम लोग बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। अब ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर हो करके जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये लिम्फोइड ऑर्गन में चले जाते हैं, और इनका जो लाइफ स्पान होता है यानी कि जो जीवन काल होता है ये 5 to 7 डेज क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। 5 से और 7 दिनों तक इन्होंने जीवित रहना है। अब ये जब बोन मेरो में ये बी लिम्फोसाइट्स इस बोन मेरो के भीतर जब क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो मैच्योर होकर के प्लाज्मा सेल का निर्माण करते हैं, और इन प्लाज्मा सेल के द्वारा ही विशेष प्रकार की जो प्रोटीन होती है वह प्रोटीन निर्मित की जाती है जो कि एंटीबॉडीज बनाती है।
किसका निर्माण करेगी? एंटीबॉडीज का निर्माण करेगी। ये जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। जिसको शॉर्ट में हम लोग आईजी कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि ए प्रकार की, डी, ई प्रकार के या अन्य जो है आईजी हमारे शरीर में पाई जाती है। और ये जो है इन्हीं के द्वारा जो है ये एंटीबॉडीज बनती है। अब जो बी लिम्फोसाइट्स होती है उनका एक गुण और होता है कि इनकी जो सरफेस होती है उस पर यह एंटीबॉडीज पाई जाएंगी और एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसको कि हम CD20 प्रोटीन कहते हैं। यह CD20 प्रोटीन भी बी लिम्फोसाइट्स में पाई जाती है, जो कि इस टी लिम्फोसाइट में नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से तुम लोग समझ गए होंगे कि बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं और जो हमारे पास टी लिम्फोसाइट थे वह टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं। अब जो प्रतिरक्षी पदार्थ हैं यानी कि जो एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी अपनी क्रिया को किस प्रकार से करते हैं। यानी कि इसे हम कहेंगे एंटीबॉडी एक्शन। एंटीबॉडी एक्शन यानी कि जो प्रतिरक्षी पदार्थ हैं उनकी जो क्रिया है वह क्रिया किस किस प्रकार से हो सकती है। तो यह जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि हिंदी में जिसे कहा जाता है उदासीनीकरण। यानी कि एंटीबॉडी जो है वो क्या करेगी, एंटीजन की सरफेस से चिपक जाएंगी और उसकी सरफेस से चिपकने के बाद जो एंटीजन के जो पॉइजनस नेचर है उस पॉइजनस नेचर को समाप्त कर देंगी। दूसरा प्रकार जो होता है वह जिस प्रकार से प्रतिरक्षी पदार्थ की या एंटीबॉडी का जो एक्शन होता है वह है एग्लूटिनाइजेशन। ग्लूटिनाइजेशन या एग्लूटिनीकरण जिसके लिए हम कहेंगे। एग्लूटिनाइजेशन। अब ये एग्लूटिनाइजेशन क्या होता है, एंटीबॉडी जो है वह एंटीजन की सतह पर क्या कर देती है, परिवर्तन ले आती है, वहाँ चिपक जाएगी और उसको जो एग्लूटिनाइजेशन के द्वारा जो एंटीजन की सतह है उस एंटीजन की सतह को यह क्या कर देगी, बदल देगी।
तीसरा जो प्रकार इसमें होता है वह होता है एडहिरेंस, यानी एडहिरेंस। एडहिर तुम लोग जानते हो, इसमें क्या होता है कि जो प्रतिरक्षी पदार्थ होता है वो रोगाणु युक्त एंटीजन की सतह पर जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद जो भक्षाणु यानी फैगोसाइट्स होते हैं, इन फैगोसाइट्स की हेल्प करता है। क्या करेगा? हेल्प फैगोसाइट। किसके लिए? कौन? जो क्या होंगे? एंटीजन होंगे। इन एंटीजन की सतह पर एडहीर कर जाएंगे एंटीबॉडीज, और फिर जो फैगोसाइट्स है वो क्या कर लेगा? इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, और इस जो एंटीबॉडी है, इस जो एंटीजन है उस एंटीजन को समाप्त कर देगा। अगला जो है वो है प्रेसिपिटेशन। यानी कि अवक्षेपीकरण। जो एंटीबॉडीज हैं वो एंटीजन को अवक्षेपित कर देंगी, और अवक्षेपित जब हो जाएंगी तो उनकी जो क्रिया होती है वह क्रिया क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, क्योंकि वे क्या हो जाते हैं? अघुलनशील यौगिक का निर्माण कर देते हैं, और फलस्वरूप जो है जब ये अघुलनशील यौगिक के रूप में बदल जाते हैं तो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और इनकी जो एक्टिविटी होती है वह निष्क्रिय हो जाती है। लाइसिस में क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज है, यह एंटीजन की जो सतह होती है उस सतह को नष्ट कर देते हैं, फलस्वरूप जो एंटीजन है वह एंटीजन समाप्त हो जाते हैं। अब अगर हम किसी एंटीबॉडी को, कोई विशिष्ट अगर हमारे पास एंटीबॉडी है, उस एंटीबॉडी की संरचना को देखते हैं तो यह दो प्रकार की चेन, एक हैवी चेन और एक लाइट चेन के द्वारा क्या होती है? निर्मित होती है। दोनों ही जो चेन है, इन दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होते हैं इनके द्वारा जुड़ी हुई होती है, और दोनों में ही दो रीजन होते हैं। यह रीजन कौन कौन से होते हैं? पहला वाला जो रीजन है वह वेरिएशन रीजन होता है, ये लिखा हुआ है मेरा यहाँ पे, चित्र पहले से बना हुआ है, और दूसरा जो है वह परमानेंट रीजन होता है। अब यहाँ पर जो वेरिएशन रीजन है, इसके आगे की ओर जो है वह एंटीजन के लिए बाइंडिंग का पॉइंट होता है, जहाँ से कि एंटीजन जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से यह स्पेसिफिक जो एंटीबॉडी होती है वह उसकी अणु की संरचना होती है। अब हमारे पास जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, यह भी क्या हो सकती है? टू टाइप हो सकती है। एक तो जो है वह कहलाती है एक्टिव, और दूसरी कहलाती है पैसिव। यह एक्टिव टाइप की जो इम्यूनिटी होती है, जबकि कोई जो रोगाणु है या एंटीजन है, यह एंटीजन हमारे शरीर में प्रविष्ट होते हैं और शरीर के द्वारा इनके प्रति एंटीबॉडीज बनाई जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अब इस इम्यूनिटी को जो कुछ शॉट्स होते हैं, उन शॉट्स को अपने शरीर में प्रविष्ट करा करके भी, यानी जो सूक्ष्म जीव हैं उनको अपने शरीर में थोड़ी थोड़ी मात्रा के द्वारा क्या किया जा सकता है? उत्पन्न किया जा सकता है, जो कि बाद में क्या हो जाती है? द्वितीयक प्रतिरक्षा जो तंत्र के रूप में विकसित हो जाती है। जबकि जो पैसिव टाइप की जो इम्यूनिटी होती है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है,
उसमें हम एंटीबॉडीज को शरीर में प्रविष्ट करा करके किसी स्पेसिफिक जो क्या है एंटीजन है उनके प्रति जो एंटीबॉडीज बने हुए हैं उनको शरीर में प्रविष्ट करा देते हैं और रोग के प्रति प्रतिरोधकता को या इम्यूनिटी को अपने शरीर में उत्पन्न करा देते हैं। इसके अंदर जो वैक्सीन्स वगैरह होती है वह वैक्सीनेशन भी इसके क्या होता है अंतर्गत आता है। जैसे एंटी रेबीज, एंटी टिटनेस आदि के जो क्या होते हैं वैक्सीन होते हैं वे इसी प्रकार की प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से जो इम्यूनिटी थी, इम्यूनिटी के प्रकार थे वह तुम लोगों को पूर्ण रूप से बता दिया गया है।